चैनल पीपीएस एजुकेशन में मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत या प्रावधान। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से भारतीय संविधान की और क्या-क्या विशेषताएं थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का सेशन है भारतीय संविधान के स्रोत और प्रावधान कौन-कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि भारतीय संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका है। तो मैं आपको बता दूं, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, स्पेस कम था। भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो भारतीय संविधान पे है। उसके बाद अगर आपसे पूछे, अगर ऑप्शन में दे भारत शासन अधिनियम 1935 तो यही लगा देना। और अगर ये पूछे, जैसे इसी क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ा है, तो या तो भारत शासन अधिनियम 1935 और नहीं तो ब्रिटेन या इंग्लैंड का लगा देना। क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 की यदि हम बात करें तो लगभग 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद वहीं से उठाए गए हैं, जिनके की मूल शब्दों में या शब्दांश में थोड़ा परिवर्तन कर दिया है या थोड़ा उसके अर्थ को हटाकर शब्दों में हेर-फेर कर दिया गया है। तो एक पॉइंट तो ये याद रखना कि भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान पर। अगर वो ना दे तो उसके बाद आपने लगाना है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का सबसे बड़ा प्रभाव है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान है, कौन-कौन से प्रावधान, कौन-कौन से स्रोत कहां से लिए गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, हमारी संविधान सभा जब गठित हुई थी 1946 में, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था और बाद में 11 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का इसका मतलब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, तो अस्थायी सचिदानंद सिन्हा और स्थायी राजेंद्र प्रसाद। तो जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तो ये सवाल था कि संविधान को कैसे बनाएं, कौन-कौन सी चीज कैसे हम अपने संविधान में रखें। तो दुनिया भर के संविधानों को देखा गया और जिस देश के जिस संविधान में जो चीजें अच्छी थी, अच्छी व्यवस्था थी, अच्छी प्रक्रिया थी, विधि के शासन, राजतंत्र, प्रजातंत्र, ये सारी चीजें वहां से उठाई गई और भारतीय संविधान में ऐड कर दी गई। तो उन्हीं चीजों को हम जानेंगे कि कौन सी चीज, कौन सा स्रोत, कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। तो जैसे हम बात करते हैं, पहले नंबर पर इंग्लैंड है और इंग्लैंड को हम ब्रिटेन भी बोल सकते हैं, या तो ब्रिटेन दे देगा या इंग्लैंड दे देगा। आपसे प्रश्न क्या आएगा, 4 ऑप्शन होंगे और उन 4 ऑप्शन में एक आंसर होता है, ये आपको मालूम है, और सीधा पूछ लेगा कि कौन सा स्रोत भारतीय संविधान में इंग्लैंड से लिया गया है या नहीं लिया गया है, या फिर सीधा-सीधा स्रोत का नाम दे देगा। जैसे ये दे देगा कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ली गई है, तो आपने बताना है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो ब्रिटेन के संविधान से कौन-कौन सी चीजें ली गई हैं, आइए इनको समझते हैं। पहला है संसदीय शासन व्यवस्था, मतलब हमारे देश की जो संसद है उसके अनुसार संसद की क्या शासन प्रणाली है, या संसद की क्या व्यवस्थाएं होती हैं, या संसद किस तरह से अपने कार्य करती है। तो ये चीज कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। और क्या लिया गया ब्रिटेन के संविधान से, और लिया गया है संसदीय विशेषाधिकार, मतलब कि संसद के क्या-क्या विशेष अधिकार होते हैं, या क्या-क्या संसद के विशेष अधिकार होने चाहिए। तो ये सारी चीजें कहां से ली गई है, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के संविधान से। जिसे हम बात करते हैं कि संसद अपने नियम कानून स्वयं बनाएगी, यह हम बात करते हैं संसद का अपना एक सचिवालय होगा। आर्टिकल 108 की बात करें, 120 की, 21 की, 98 की, 99 की, तो ये सारी चीजें कि संसद के क्या-क्या विशेष अधिकार हैं
ये भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से यानी इंग्लैंड के संविधान से ली गई। अगला पॉइंट है विधि का शासन। मतलब विधि कैसी हो, कानून कैसा हो, उसको कैसे बनाएंगे, किन लोगों पर उसको फॉलो कराना है। तो ये व्यवस्था विधि का शासन कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। और यदि हम बात करें तो यहां से विधि का शासन का मतलब यह है कि कानून सबके लिए बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अमीर आदमी अपराधी है तो उसके लिए कानून अलग हो और कोई गरीब आदमी है तो उसके लिए कानून अलग हो, ऐसा नहीं है। यानी विधि का शासन कहने का मतलब यह है कि कानून सबके लिए बराबर होगा। इंग्लैंड से ही लिया गया है मंत्रिमंडल व्यवस्था। मंत्रिमंडल क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह से गठित होगा, मंत्रिमंडल के कार्य क्या होंगे, मंत्रिमंडल में कौन कौन व्यक्ति मंत्री बनने योग्य होगा। तो ये मंत्रिमंडल की सारी व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। आगे बात करते हैं एकल नागरिकता। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के नागरिक हैं और हम भारतीय हैं, ये है हमारी नागरिकता। मतलब जब देश एक है तो नागरिकता भी एक ही होगी। यदि हम बात करें तो दुनिया के कई देश ऐसे हैं, जैसे अमेरिका की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, कनाडा की बात करें, तो इन देशों की नागरिकता दोहरी है, दो तरह की। और हमारे देश की नागरिकता इकहरी है, जिसको बोलते हैं एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं विधि निर्माण प्रक्रिया यानी संसद। किस तरह से विधि का निर्माण किया जाएगा, संसद किस तरह से कानून बनाएगी, ये सारी प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं विधि का शासन। तो विधि का शासन यही है, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में सोवियत संघ, जिसको हम बोल देते हैं रूस, पहले सोवियत संघ बोला जाता था यूएसएसआर, और अब बोल देते हैं इसको रूस, और वर्तमान में इसको बोल देते हैं रसिया। ठीक है। तो जो सोवियत संघ है यानी रूस है, वहां से भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई हैं। तो मूल कर्तव्य, देखिए मूल कर्तव्य अलग चीज है और मौलिक कर्तव्य अलग चीज है। मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य ये रूस से, सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। और यदि हम बात करें मूल अधिकार या इसी को मौलिक अधिकार बोल देते हैं, ये अमेरिका से लिए गए। थोड़ा सा फर्क है, समझो। आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कहां से जोड़ा गया है, तो आपने लगाना है सोवियत संघ यानी कि रूस से। फिर हम बात करते हैं जो नियोजन है, नियोजन की प्रक्रिया है, ये भी भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लेकर के जोड़ी गई है। अब सब नियोजन क्या है? नियोजन का मतलब होता है कि जब सरकार बनती है तो वो जनता के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाएगी, इसी को हम बोलते हैं नियोजन। जिसको पहले हम बोल देते थे पंचवर्षीय योजना, लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसका नाम बदल कर रख दिया नीति आयोग। क्या रख दिया? नीति आयोग। तो आपने ध्यान रखना है, नीति आयोग ये नियोजन के अंतर्गत आता है और ये कहाँ के संविधान से ली गई है? रूस के संविधान से। आगे चलते हैं। अगला हमारा अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। जैसे हम बात करेंगे मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। जैसे पिछले वीडियो में मैंने समझाया, आपको बताया था कि हमारे भारतीय संविधान की ये एक विशेषता है, खूबसूरती है, जिसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। यानी असंगत न्याय को न्याय के लिए पुनः कोर्ट में चैलेंज करना, तो इसको हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। फिर हम बात करते हैं शक्तियों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। मतलब कौन सी शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहेंगी, कौन सी शक्तियां राज्य सरकार के पास रहेंगी। तो ये शक्तियों का बंटवारा, जिसको बोलते हैं शक्तियों का पृथक्करण, हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लेकर जोड़ा गया है। ये स्रोत आपने याद रखना है।
फिर हम बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि बात करें भारत की या दुनिया के जिस देश में भी उसका अपना खुद का संविधान होता है, तो वहां कानून व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये जनता के अधिकारों से संबंधित व्यवस्था, ये सारी संविधान के अनुसार चलती है। देखिए, चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, सब संविधान की शपथ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि संविधान सबसे ऊंचा है, मतलब संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लेकर के जोड़ी गई है। ये प्रावधान है, ये एक स्रोत है संविधान की सर्वोच्चता। आगे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग। मतलब राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा, भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कैसे बनेगा, तो ये वाली प्रक्रिया, इस विधि को हम बोलते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो ये कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। फिर यदि हम बात करें कोई व्यक्ति है वो राष्ट्रपति है, उसको हटाना है तो वो कैसे हटेगा? वो हटेगा महाभियोग के द्वारा। इसलिए महाभियोग की प्रक्रिया और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये प्रावधान, ये स्रोत कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। आगे बात करते हैं रिट्स। रिट्स क्या होता है? ये इंग्लिश में रिट्स डब्ल्यू से लिखा जाता है, डब्ल्यू साइलेंट है। इसका मतलब होता है हिंदी में न्याय। रिट्स का मतलब होता है याचिका। कहने का मतलब ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट में रिट्स डाल सकते हैं, याचिका डाल सकते हैं, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो किस तरह से याचिका दायर की जाती है, याचिका दायर क्यों करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, तो इसको जानने के लिए तुम्हें अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। मैं जब भारतीय संविधान पढ़ा रहा हूं तो आने वाले जब हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तब वहां आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट्स यानी याचिका जारी करने का अधिकार है, उसमें दायर करने का अधिकार है, जबकि हाई कोर्ट में 6 प्रकार की याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। तो देखिए, याचिका दायर करने के मामले में हाई कोर्ट बड़ा है और याचिका दायर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट छोटा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की याचिकाएं और हाई कोर्ट में 6 प्रकार की याचिकाएं। तो वो कौन सी छठी याचिका है जिसके कारण रिट्स के मामले में हाई कोर्ट ऊपर है? ये जानने के लिए आपको आगे वेट करना पड़ेगा अगले वीडियो में, ठीक है? तो रिट्स का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वही हम बात करें न्यायाधीशों को हटाने की विधि। देखिए, अभी हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता ये थी कि स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी न्यायाधीश होंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे हाई कोर्ट के हों, उनको कोई नहीं हटा सकता, उनको सरकार भी नहीं हटा सकती, लेकिन उनको हटाने की विधि है। उनके लिए संसद में प्रस्ताव पारित किया जाता है और प्रस्ताव की विधि के द्वारा ही इनको हटाया जाता है। तो कहने का मतलब न्यायाधीशों को हटाने की विधि का प्रावधान स्रोत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं हम बात करें तो वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का मतलब क्या है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि देश की साख पर संकट है, यह संकट छाया हुआ है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्ति होती हैं। यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात, और ये कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। वहीं अगर हम बात करें कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया है विषयों का बंटवारा। जैसे हम बात करते हैं
भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 7, इसमें क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। और यदि हम बात करें विषयों का बंटवारा, तो ये वाला प्रावधान यहां से लिया गया। मतलब कौन सा विषय राज्य सरकार के पास रहेगा, कौन सा विषय केंद्र सरकार के पास रहेगा, संघ सरकार के पास रहेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लिया है कनाडा के संविधान से। और दूसरी बात यहीं पर, संघवाद या अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था, तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बहुत बुद्धिजीवी थे। यदि हम बात करें तो उन्होंने ये देखा कि वर्तमान में जो चीजें प्रचलित हैं उनको तो बांट दिया, लेकिन भविष्य में कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिन पर नियम कानून बनाने पड़ेंगे। तो वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, संसद बनाएगी। तो ऐसी शक्तियां जो कि अवशिष्ट हैं, अभी तक नहीं आई हैं, भविष्य में आ सकती हैं, वो किसके पास होंगी? केंद्र सरकार के पास होंगी, या संसद उन पर कानून बनाएगी। जैसे वर्तमान में हम बात करते हैं इंटरनेट की, हम बात करते हैं वाईफाई की, हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। तो इन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को या केंद्र सरकार को है। तो संघवाद, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, संसद इन पर कानून बनाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लिया है कनाडा के संविधान से। आगे हम बात करते हैं कि जर्मनी के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो देखिए भैया, जर्मनी के संविधान से हमने लिया है आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन प्रावधान और आपातकालीन शक्तियों के राष्ट्रपति के अधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति के अधिकार। इसका क्या मतलब है? जब देश में आपातकाल लगा हो, तो ऐसे में कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी, या मनुष्य के यानी हमारे मौलिक अधिकारों पर क्या फर्क पड़ेगा, कौन कौन से मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है, कौन कौन से अधिकारों को नहीं रोका जा सकता। जैसे हम बात करें, देश में इधर उधर आने जाने पर सख्ती हो सकती है, पंचायत करने पर सख्ती हो सकती है, 4 आदमियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध हो सकता है, लेकिन जीवन जीने का अधिकार, आप बात करो आर्टिकल 20 की, आर्टिकल 21 की, ये तो सभी को है, तो इसको नहीं रोक सकते। तो आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान और आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति की शक्ति या भूमिका, ये सब लिया गया है जर्मनी के संविधान से। और जर्मनी के संविधान की यदि हम बात करें, क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो उनमें से महत्वपूर्ण चीज यही है और यही पूछा भी जाता है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो भैया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं जो भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? ठीक है, तो देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत आता है, आर्टिकल 368। कहने का मतलब ये है, भारतीय संविधान की एक विशेषता है, और वो विशेषता ये है कि भारत का संविधान कठोर और लचीला है। इसका मतलब क्या है? पिछले वीडियो में मैंने समझाया है काफी अच्छे से, आप वीडियो देख लेना। हम संविधान में कैसे संशोधन कर सकते हैं, किस प्रकार प्रक्रिया बना सकते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी राज्यसभा में कौन सदस्य होगा, किस तरह से वो निर्वाचित होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं जापान के संविधान से हमने क्या लिया है। तो जापान के संविधान से एक प्रावधान, एक स्रोत हमारे संविधान में जोड़ा गया है, और वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी भैया, जो भी प्रक्रिया भारत देश में लागू होगी वो विधि के द्वारा होगी। विधि अर्थात कानून, कानून अर्थात संविधान। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी 2-3 और है, अभी ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, फ्रांस से क्या लिया गया है,
ये और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हम आगे। एक और विशेष बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत की है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और बाद में अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। आप नोट्स बना लो, सारी चीजें लगातार मिलेंगी यहाँ से, ठीक है ना, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी, पूरा संविधान आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हम आगे। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या हमारे देश संविधान में कहां से लिया गया है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आयरलैंड है, ये एक देश है, यहाँ से भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीजें लेकर के जोड़ी गई है, कौन सा प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और कौन सा नहीं। तो नंबर 1 है नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब क्या है कि राज्य के क्या क्या कार्य होंगे, राज्य के क्या क्या कर्तव्य होंगे, राज्य अपनी जनता के लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा, किस तरह के अधिकार देगा, किस तरह से राज्य जो है जनता के लिए अच्छी योजनाएं लागू करेगा। जैसे हम बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 यानी अभी मेरे दिमाग से निकल गया, पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, पंचायतों का यानी ग्राम पंचायत का गठन राज्य सरकार करेगी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। वहीं यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, मतलब राष्ट्रपति का एक तो है निर्वाचन मंडल और एक है निर्वाचन प्रक्रिया, तो वो तो हमने जान लिया। लेकिन प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, कौन राष्ट्रपति को वोट करेगा, कौन वोट नहीं करेगा। तो ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में है, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया का प्रावधान यानी स्रोत कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। वहीं यदि हम बात करें तो 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनीत होना, कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मनोनीत शब्द क्या है, देखिए निर्वाचन का मतलब होता है जो चुनाव जीतकर आए और मनोनीत का मतलब होता है जो बिना चुनाव के बन जाए। तो राष्ट्रपति ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में महारत हासिल होती है। जो इन विषयों के विशेषज्ञ होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। और ये सदस्य होते हैं 12, ये संख्या याद करना। यदि हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन से स्रोत या प्रावधान भारतीय संविधान में लेकर जोड़े गए हैं, तो वो इस प्रकार है। प्रस्तावना की भाषा, जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना, और प्रस्तावना ही क्या है, भारतीय संविधान की कुंजी है। ये प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। फिर एक प्रश्न ये आता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने। और वहीं यदि हम बात करें तो संविधान की कुंजी यानी की किसे कहा गया है, प्रस्तावना को। तो उस प्रस्तावना की भाषा को जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर यदि हम बात करते हैं समवर्ती सूची, देखिए भारतीय संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उसको हम बोलते हैं मूल संविधान, जो हमारा संविधान सभा या अम्बेडकर द्वारा बनाया गया था।
तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां संविधान में? 12। तो वो एक एक करके जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके 3 पार्ट हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची को ही संघ सूची कहते हैं। नंबर 1 संघ सूची, जिस पर कानून संघ सरकार बनाएगी। राज्य सूची, जिस पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची, जो यहाँ पर ये लिखी हुई है समवर्ती सूची, मतलब इस सूची में जितने भी विषय आते हैं उन पर सरकार बनाएगी दोनों मिलकर, संघ सरकार भी और केंद्र सरकार भी। यदि मुद्दा जनता के हितों का है तो उस पर केंद्र सरकार कानून बना देगी, तो दोनों सरकारें मिलकर बनाती है। फिर यदि हम बात करें तो संयुक्त अधिवेशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 ये कहता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता, जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको बताना है। तो संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाएगा? जब लोकसभा राज्यसभा दोनों में विवाद हो तो किसी मुद्दे को सुलझाने के लिए सबको बुलाया जाता, मतलब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वहीं यदि हम बात करें केंद्र और राज्य के संबंध, मतलब केंद्र के और राज्य के आपस में संबंध कैसे होंगे? यदि केंद्र और राज्य सरकार के संबंध अच्छे होंगे तो जनता का ही भला होगा। तो केंद्र के और राज्य के संबंध और विषयों का विभाजन ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर यदि हम बात करें फ्रांस के संविधान से, क्या लिया भैया? गणतंत्रात्मक, यानी भारत एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र का मतलब क्या है? पिछले वीडियो में समझाया हूं। गणतंत्र का मतलब है जनता का शासन, यानी जिस देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी राष्ट्रपति जनता द्वारा